हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस फॉर टेंथ। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं एक और नया चैप्टर ऑफ योर क्लास टेंथ साइंस, दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस साल का अगर आपने सिलेबस देखा होगा जो सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ किया है, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में से एक भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है, यानी हमें पूरा चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर स्टार्टिंग आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। तो बच्चे इस चैप्टर के अंदर बेसिकली स्टार्टिंग में ना काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट है। व्हाट डू आई मीन बाय थ्योरेटिकल? आपको याद रखना पड़ेगा चीज़ें, ठीक है। समझने वाली चीज़ें बहुत कम होंगी, लेकिन रट्टा मारने वाली जितनी आपकी लर्निंग कैपेसिटी है उस पर डिपेंड करेगा ये चैप्टर, बिकॉज यू हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर बच्चे स्टार्ट होता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है? फिजिकल मतलब वो बाहर उनकी आउटर प्रॉपर्टीज़, दिखने में अपीयरेंस कैसी है, टेक्सचर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, क्या वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं, ठीक है। जो हम आईज से देख सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले जी शुरू करते हैं मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे नोट्स में मैंने आपके लिए तैयार किए हुए हैं, एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट कवर्ड है, सो डू नॉट वरी। ओके ओके, नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटल्स हैव अ शाइनी सरफेस इन देयर प्योर स्टेट। प्योर स्टेट मतलब जब मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी मतलब उनका प्योर स्टेट, जब उनको हालांकि एक्सट्रैक्ट करने के बाद भी जब उनमें से इम्प्योरिटीज़ हटा दी जाती है, उन्हें क्लीन किया जाता है, तो जो प्योर स्टेट ऑब्टेन होती है, यानी कोई भी मिलावट नहीं की जाती है जब एक मेटल के अंदर, तो दे हैव गॉट अ शाइनी सरफेस। We have examples such as gold, we have silver, all these are so much shiny, right? In their pure state I'm talking about, okay? लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन आ जाता है लेड का। बच्चे, लेड इज़ नॉट शाइनी इन अपीयरेंस, इट इज़ डल इन अपीयरेंस। डल होता है ये कलर का, ठीक है, शाइनी नहीं होता है। तो ये एक्सेप्शंस भी याद होनी चाहिए और मेटल्स की एक एक प्रॉपर्टी भी बाय हार्ट याद होनी चाहिए। सेकंड, मेटल्स आर हार्ड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये हार्ड होते हैं ना, मतलब सारे। लेकिन अगेन इसमें एक एक्सेप्शन है, मरकरी। एक्सेप्शन का मतलब क्या है? मरकरी एक मेटल होने के बावजूद हार्ड नहीं होता, इट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्या बात समझ में आई? अब ये रूम टेम्परेचर वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑब्वियसली जब मेटल्स को आप हीट करोगे काफ़ी ज़्यादा हाई डिग्री सेल्सियस पे, तो वो हो सकता है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएं। लेकिन यहाँ पे रूम टेम्परेचर की बात की गई कि मतलब ऐसे ही रखे पड़े हैं, उसमें कौन ज़्यादातर मेटल सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन मरकरी इज़ लिक्विड, इट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इसलिए मरकरी एक्सेप्शन है। सिमिलरली ऊपर वाली में लेड एक एक्सेप्शन था, बिकॉज लेड एक मेटल होने के बावजूद शाइनी नहीं होता। हालांकि मेटल्स को होना चाहिए शाइनी, जो कि इनकी प्रॉपर्टीज़ कहती हैं, लेकिन लेड एक मेटल होने के बावजूद शाइनी नहीं होता, डल इन अपीयरेंस होता है। कहने का मतलब ये है, एक्सेप्शन का मतलब ये होता है। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी इज मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी मतलब कि क्या हम एक सब्सटेंस को थिन शीट्स में बीट कर सकते हैं? तो जी हाँ, मेटल्स आर सेड टू बी मैलिएबल, दैट इज दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, ठीक है। अब मोस्ट मैलिएबल मेटल आप ही मुझे बताओ दो, आपको पता ही है, गोल्ड, सिल्वर। आपने मिठाई खाई होगी, तो मिठाई के ऊपर गोल्ड एंड सिल्वर का वर्क होता है ना, तो वो क्या होता है, बेसिकली शीट्स होती है ना थिन, और वो गोल्ड एंड सिल्वर की, वही तो मतलब गोल्ड एंड सिल्वर कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। क्या बात समझ में आई? और मोस्ट मेलिएबल यही दो मेटल्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब है कि क्या एक सब्सटेंस थिन वायर्स में बनाया जा सकता है? अगेन गोल्ड, पता ही आपको ज्वेलरी कैसे बनती है, इतनी बारीक बारीक वायर्स गोल्ड की कैसे बन जाती हैं? बिकॉज गोल्ड इज अ मेटल एंड मेटल्स आर डक्टाइल, गोल्ड इज डक्टाइल, नो, सो मोस्ट डक्टाइल मेटल इज गोल्ड। बात समझ में आई? तो ये आपको याद रखनी है चीज़ें, मोस्ट मेलिएबल मेटल्स गोल्ड एंड सिल्वर, मोस्ट डक्टाइल मेटल गोल्ड। सिल्वर भी डक्टाइल है यार, सिल्वर की वायर्स नहीं आपने देखी, कॉपर की वायर्स होती हैं, ये सारों की वायर्स होती हैं ना। तो मेटल्स आर जनरली डक्टाइल। तो थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट में आप देखिए कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। चलिए फिफ्थ में देखते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब हमें ये पता, कंडक्टर का मतलब तो आपको पता ही होगा, दैट दे ईजिली अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, उनसे ईजिली हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती हैं, ठीक है। बेस्ट कंडक्टर्स कौन से हैं अपने पास? सिल्वर एंड कॉपर।
सिल्वर एंड कॉपर। तभी आप देखोगे ज़्यादातर ये जो इलेक्ट्रीशियन काम होता है, इलेक्ट्रिक का काम होता है, इलेक्ट्रिक वर्क्स होते हैं, उसके अंदर ज़्यादातर जो वायर्स होती हैं वो कॉपर वायर्स की यूज़ की जाती हैं, बिकॉज कॉपर वायर्स आर बेस्ट कंडक्टर्स, ठीक है। लेकिन पुअर कंडक्टर्स यहाँ को एक्सेप्शन क्या आ गई इसमें फिर से, लेड एंड मर्करी। बच्चे लेड एंड मर्करी एक मेटल होने के बावजूद दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बात समझ में आई क्या? ओके। सिक्स पॉइंट इज सोनोरस। सोनोरस मतलब कि जब हम मेटल्स को, मेटल्स यू नो मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब है कि जब हम मेटल्स को बीट करते हैं, यानी हम उन्हें ऐसे स्ट्राइक करेंगे तो दे प्रोड्यूस ए साउंड, वो ज़ोर की आवाज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप मंदिर जी में जब जाते हैं तो वहाँ पे बेल्स दिखाई देती हैं आपको। बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स, आप उस पर ऐसे करोगे तो आवाज़ आती है ना, बेल रिंग्स। सो दैट इज़ what it is. Metals are said to be sonorous, that is they produce a sound when they are struck hard. Okay. Seventh point is metals have got high melting point, they have high melting point. लेकिन अगेन इसमें एक्सेप्शन है, गैलियम एंड सीजियम। गैलियम एंड सीजियम ये दो ऐसे मेटल्स होते हैं जो हाथ में रखो तो ही पिघल जाएंगे, मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट कितना लो है, तभी तो इजीली पिघल गए। जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उतना ही उसे मेल्ट करना मुश्किल होएगा ना। लेकिन गैलियम सीजन के साथ ऐसा है ही नहीं, हालांकि मेटल है, फिर भी मेटल हैं तो इनके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता गैलियम एंड सीजियम के साथ। हालांकि ये मेटल है बट एक्सेप्शन है ना, तभी तो इन्हें एक्सेप्शंस की कैटेगरी में रखा है। गैलियम एंड सीजियम को तुम हाथ पे रखोगे, दे विल ईजिली मेल्ट इन योर पाम, मतलब कितना लो मेल्टिंग पॉइंट है ना, तभी एक्सेप्शन है। एंड मेटल्स जनरली हैव हाई डेंसिटी, डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, लेकिन अगेन इसमें एक्सेप्शन आ जाती है हमारी एल्कली मेटल्स की। एल्कली मेटल्स ये जब हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ते हैं ना, तब उसके अंदर आता है एल्कली मेटल्स, जो कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तो आपको कटवा दिए सिलेबस में। बस ये जान लो, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम ये इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं दैट दे कैन बी ईजिली कट विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ। इनको नाइफ से इजीली कट किया जा सकता है। हालांकि ये मेटल्स हैं, इनके पास हाई डेंसिटी होनी चाहिए, हार्ड होने चाहिए, बट नहीं, ये इतने सॉफ्ट होते हैं ये तीन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, कि इनको नाइफ से काटो कट जाएंगे। ये सारे आपको याद होने चाहिए, बोर्ड कुछ भी पूछ सकते हैं और पिछले सालों में बोर्ड ने पूछा भी हुआ है। क्या बात समझ में आई? अब हम आते हैं नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है। नॉन मेटल्स आर जनरली, ठीक है, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज दे हैव गॉट लो मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन अगेन इसमें एक्सेप्शन आ जाता है, बेसिकली कुछ नहीं है यार, जो यहाँ पे मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ है उसी का उल्टा नॉन मेटल्स की होती है। मेटल्स की हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है तो नॉन मेटल की लो मेल्टिंग पॉइंट होएगा। वेरी इजी इट इज़ टू राइट, आप एक की याद कर लो, बाकी अपने आप लिख लोगे, ठीक है। लेकिन अगेन इसमें भी एक्सेप्शन है। डायमंड बच्चे, डायमंड का काफ़ी ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, आपने देखा होगा। डायमंड इज़ अ स्ट्रॉन्ग मटेरियल, राइट। एंड आपको पता है डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। एलोट्रोप भी अब आपको नहीं समझ में आएगा बिकॉज इट इज़ इन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर, वो हम बाद में पढ़ेंगे, तो मैं आपको तब भी समझाऊंगा। लेकिन अभी के लिए ये ध्यान रखो कि डायमंड की जो कॉम्पोजिशन है, यानी इस सब्सटेंस के अंदर कार्बन एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स इज दैट नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। ये सॉफ्ट होते हैं, लेकिन अगेन इसमें एक्सेप्शन आ जाती है डायमंड की। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस एवर नोन ऑन दिस अर्थ, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी इज पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में नॉन मेटल्स आर, ठीक है। ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देते, लेकिन अगेन इसमें एक्सेप्शन आ जाती है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, तभी ग्रेफाइट को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। क्या बात समझ में आई? अगेन ग्रेफाइट इज ऑल्सो वन अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ये सब हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाले चैप्टर के अंदर, ओके। फोर्थ है कि नॉन मेटल्स जनरली हैव अ लो बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। अगेन इसमें एक्सेप्शन आपका डायमंड है, इसका काफ़ी ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस। ये शाइनी नहीं होते हैं इन अपीयरेंस, लेकिन अगेन इसमें आपको एक एक्सेप्शन याद रखनी है, आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल होने के बावजूद काफ़ी ज़्यादा लस्टरस होता है। लस्टरस मतलब दे हैव अ शाइनी अपीयरेंस, इट हैज़ अ शाइनी अपीयरेंस, ओके। Sixth property is that non-metals either exist as solids or gases only. लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल अगर आपसे पूछ लिया जाए जो कि लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ योर आंसर इज़ ब्रोमीन। बच्चे ब्रोमीन इज़ अ नॉन मेटल विच एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ओके। चलिए अब एक जनरल चीज़ जो मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको बताई है, दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर एंड मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये आपको
पिछले चैप्टर के लिए भी याद रखना है और आगे भी ये काम आता रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, लेकिन सिर्फ मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मैं अभी फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी इज़ दैट मेटल्स एयर के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। जब भी मैं बोलूँगा बच्चे कि मेटल को हम हीट कर रहे हैं एयर की प्रेजेंस में, इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है बच्चे कि मेटल को हम रिएक्ट करवा रहे हैं एयर के अंदर पाई जाने वाली ऑक्सीजन के साथ। तो जब भी ये आप लाइन सुनोगे रिएक्शन विद एयर, इसका मतलब है मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। एयर का मतलब हम क्या लेते हैं केमिस्ट्री में? एयर के अंदर पाई जाने वाली एक गैस जिसका नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करता है? जब ये आपस में कंबाइन करते हैं, दे रिएक्ट ईच अदर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स बन जाते हैं बच्चे। और अभी आपको मैंने बताया मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। आपके एग्जांपल्स भी गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या बना देता है? कॉपर ऑक्साइड। जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब वो क्या बना देता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। पता क्या आप बना सकते हो ना क्रिस क्रॉस एप्पल सॉस मेथड से, दैट इज़ 9th में जो हमने लर्न किया था। Al2O3 वैलेंसी लिख के क्रिस क्रॉस कर देते हैं, याद है? याद करो 9th के कॉन्सेप्ट्स। अब हम बात करते हैं जी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? ओके, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट with both acids as well as bases to produce salt and water। मतलब ये ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिड्स के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे, ये बेसिस के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे और सॉल्ट वाटर बना देंगे। अब देखो मैंने आपको बताया ना, यहाँ तो ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, यहाँ तो ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। कौन से वाले ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं? नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। कौन से वाले ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं? मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं, है ना। लेकिन ये हैं एक थर्ड कैटेगरी ऑफ ऑक्साइड्स, दैट इज़ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, जो कि एसिड्स के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं और बेसिस के साथ भी। बेसिकली क्या है यार, कुछ भी नहीं है। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, क्योंकि वो एसिडिक हैं नेचर में, तो वो बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और सॉल्ट वाटर बनेगा, राइट। मेटेलिक ऑक्साइड्स क्योंकि बेसिक इन नेचर होते हैं तो वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तभी न्यूट्रलाइज करेंगे दूसरे को। लेकिन ये ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो कि इनकी नेचर कोई डिफाइंड ही नहीं है कि ये एसिडिक होंगे या बेसिक। ये बेस के साथ भी रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो दोनों के साथ इनका काम चलता है, ठीक है। अब आपकी एनसीईआरटी में ये एग्जांपल है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। दोनों रिएक्शंस अच्छी तरीके से दी हुई हैं तो आपको रट्टा करनी पड़ेंगी, ठीक है। Al2O3 जब HCl के साथ यानी एक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है? AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। और जब Al2O3 सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, एक एल्कली है, इसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है? NaAlO2। NaLO2 इसका नाम क्या है? याद होना चाहिए, सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट, ओके, साथ में पानी बनेगा। देखो मैंने कहा ना सॉल्ट और वाटर बनेगा, बिकॉज दिस इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओके। एक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड है जिसका एनसीईआरटी में सिर्फ नाम गिवन है, तो आपको नाम ही याद रखना है, इसका रिएक्शन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द नेम इज जिंक ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, ZnO, ठीक है। अब मेटल ऑक्साइड्स बच्चे जनरली इनसॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर, ये पानी के अंदर नहीं घुलते हैं। जैसे कि ये हो गया मेटल ऑक्साइड, ये हो गया मेटल ऑक्साइड। लेकिन अगेन वी हैव गॉट सम एक्सेप्शंस, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, जैसे कि पोटेशियम ऑक्साइड। इनको पानी में जब आप मिलाओगे बच्चे तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। आप पोटेशियम ऑक्साइड को पानी में मिलाओगे तो आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। आप सोडियम ऑक्साइड को पानी में मिलाओगे तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। एंड ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया हुआ है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एल्कलीज होते हैं। तो ऐसी बोर्ड्स क्वेश्चंस पूछता भी है ना आपसे। अब देखो इस चैप्टर में वो ये रिएक्शन दे देगा, फिर वो ये पूछेगा ये NaOH क्या है, आप लिखोगे ये एल्कली है। ऐसे करके वो सेकंड चैप्टर को इस चैप्टर से मिला के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड रॉकिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स।